was the A person, इन्होंने X जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, इनको इंस्टिगेट करके इनको जो सीन है उससे भेज दिया, ठीक है। तो what is the act? The act is the act of omission. What he did? अब ऐसे केस में जो ये एक्ट है, ये प्रिंसिपल ऑफेंडर नहीं है। ये ए क्यों नहीं है? बिकॉज मेन जो गलती की है क्राइम सीन को लीव करने की, वो किसने की है? एक्स ने की है। तो एक्स हियर इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर। बेशक ए इज नॉट, दिस पर्सन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफेंडर, but because this person instigated the police officer to leave the scene, then he will be called as the abettor. बात आई समझ में? He will be the abettor, right? So now write the explanation 2, उसमें हाइफन डाल के write offense need not be completed. Offense need not be completed. अब ऐसे भी बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जिस केस में केवल अबेटमेंट करने से ही आपको पनिशमेंट दी जाएगी. इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड दैट द अबेटमेंट जिस काम के लिए हुआ, फॉर द पर्पस फॉर विच द अबेटमेंट इज बेसिकली डन, तो वो फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या चाहे नहीं हुआ. मान लो किसी ने अबेटमेंट किया फॉर मर्डर, वो मर्डर किया सामने वाले ने या नहीं किया, ठीक है, वो बेशक सामने वाला इंसान भी जो है जिसका अबेटमेंट हुआ, वो इंसान बेशक प्रिंसिपल ऑफेंडर बना या नहीं बना, लेकिन फिर भी जो इंसान जिसने इंस्टिगेट करने की कोशिश की, ठीक है, तो वो इंसान को फिर भी पनिश किया जाएगा, ठीक है. द पर्सन विल बी पनिश्ड. गेटिंग द पॉइंट? तो राइट दिस. अबेटमेंट इज कंप्लीट व्हेन abatement is complete when instigation slash intentional aid slash conspiracy occurs. Conspiracy occurs regardless of the result. Regardless of the result. Regardless of the result. ठीक है, इसमें लिख लो, इलस्ट्रेशन लिखो, इलस्ट्रेशन लिखो. A instigates B to murder. A instigates B to murder, ठीक है. Now B for example जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो. B refuses. B ने मानो मर्डर करने से मना कर दिया, ऐसे लिखो. A is still guilty. A तभी भी गिल्टी होगा बेशक B ने मर्डर करने से मना कर दिया हो. A will still be guilty. ठीक है, अब ऐसे लिखो. A instigates B. फिर एरो डाल के लिखो. B stabs the victim but the victim survives. अब
ए ने तो बी को इंस्टिगेट किया था मर्डर करने के लिए, बी ने मर्डर करने की कोशिश भी की, बट जो विक्टिम था वो सरवाइव कर गया। एरो डाल के लिखो ए स्टिल विल बी गिल्टी। अब ऐसे लिखो ए गिव्स पॉइजन। मानो ए गिव्स पॉइजन, आगे डाल के लिखो एरो डाल के लेटर विड्रॉज। मानो लेटर विड्रॉज, फिर एरो डाल के लिख दो स्टिल विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल या गिल्टी। स्टिल विल बी हेल्ड गिल्टी। ऐसे लिख लो इसमें, इवन इफ मेथड कैन नॉट कॉज रिजल्ट, अबेटमेंट स्टिल एग्जिस्ट। अच्छा, एक ना जमुना सिंह केस था, अच्छा लिख लो पहले। देयर वाज अ केस कॉल्ड एज जमुना सिंह केस। इस केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कोर्ट ने कि जो अबेटमेंट है, वेदर अबेटमेंट हैज हैपेंड और नॉट डजंट डिपेंड्स ऑन द आउटकम, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन। कि जो जिस इंसान ने उस एक्ट को किया, अबेटमेंट, जिनके ऊपर जो अक्यूज्ड है, उनका इंटेंशन क्या था। ठीक है, तो ऐसे लिखो इस केस को, जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1967। इस केस में लिखो द कोर्ट हेल्ड दैट the the court held that the abettor can be convicted even if the court held that the abettor can be convicted even if the principal offender the principal offender is acquitted। इसमें कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बी ने क्राइम किया या नहीं किया। मानो पता चला कि बी ने क्राइम जो है वो गिल्टी नहीं है, बी को जो है अक्यूट कर दिया, बट ए ने अगर पता चल गया कि ए ने इंस्टिगेट किया है, तो ए विल स्टिल बी गिल्टी। ऐसे लिख लो, अबेटमेंट डिपेंड्स ऑन इंटेंशन ऑफ अबेटर एंड नॉट ऑन आउटकम। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो अब आप समझ गए। अब एक्सप्लेनेशन थर्ड लिख लो, थर्ड एक्सप्लेनेशन, राइट, एक्सप्लेनेशन नंबर 3। इसमें हेडिंग डालो, पर्सन अबेटेड
need not have mens rea. Person abetted need not have mens rea. अब इसमें ये बात है कि देखो, मानो ए ने सी को अबेट किया बाय इंस्टिगेशन, तो सी ने बेशक क्राइम किया या नहीं किया, सी के पास मेंस रिया नहीं था या था, डजंट डिपेंड. द थिंग दैट ओनली डिपेंड्स इज वेदर ए ने सी को इंस्टिगेट किया या नहीं किया. बात आ रही है समझ में? दिस ओनली डिपेंड. सी के पास मेंस रिया था या नहीं था, डजंट डिपेंड. गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है ये बात? ठीक है, लिख लो इस बात को. फॉर अबेटमेंट एंड इवन ये भी जरूरी नहीं है कि सी जो है वो केपेबल, लीगली केपेबल था या नहीं था. जो अबेटर है वो ये बात नहीं कह सकता है कि भाई मैंने तो एक बच्चे को ही तो इंस्टिगेट किया था, एक बच्चे को ही तो, मेरे को तो पता था कि वो बच्चा जो है कुछ भी करेगा, उससे उसके पास मेंस रिया हो ही नहीं सकता. नहीं. ठीक है, लिखो. फॉर अबेटमेंट पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी लीगली केपेबल. पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी लीगली केपेबल. फुल स्टॉप डाल के लिखो. एंड पर्सन अबेटेड नीड नॉट हैव गिल्टी इंटेंशन ऑल्सो. यही बात है. बहुत सही, बिल्कुल सही बात. योर ऑब्जर्वेशन इज 100% करेक्ट. बिल्कुल सही बात. कि जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उनका एकदम अलग. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन ऑफ द अबेटर. अबेटर ने जो किया वो अगर अबेटमेंट है तो पनिशमेंट होगी, नहीं है तो नहीं. ठीक है, तो लिखो. ओनली अबेटर्स इंटेंशन मैटर्स. ओनली अबेटर्स इंटेंशन मैटर्स. अब एक एक्सप्लेनेशन और लिख लो. अबेटमेंट ऑफ अबेटर. ठीक है, समझो. ए ने अबेट किया बी को, और बी ने अबेट किया सी को, और सी ने फाइनली मर्डर किया डी का.
तो ऐसे केस में जो ए और बी है, ए ने बी का अबेटमेंट किया और ये अबेटर है और अबेटर ने एक और अबेटमेंट किया, तो बोथ विल बी गिल्टी। ठीक है, ऐसे लिखो हेडिंग में एक्सप्लेनेशन 4, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ अबेटर इज ऑल्सो ऑफेंस। ठीक है, देखो इसमें अबेटिंग एंड अबेटर, abetting and abetter is equal to abetment of main offense, is equal to abetment of main offense. ठीक है, ऐसे इलस्ट्रेशन लिख लो, A instigates B, comma B instigates C, and C commits murder. Full stop. A and B both will be responsible. लाइट आई क्या दीपू? ठीक है, ये बात क्लियर? So now write one more explanation, that is explanation 5. इसमें हाइफन डाल के लिखो, कॉन्स्पिरेसी विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हाँ, एक एक्सप्लेनेशन 5। अब देखो, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ ही हो, ऐसे लिखो, अबेटर नीड नॉट डायरेक्टली प्लान विद प्रिंसिपल ऑफेंडर। पूरी कॉन्स्पिरेसी की चेन में कहीं पर भी अगर है एक इंसान, तो उसको अबेटर माना जाएगा। तो अबेटर नीड नॉट डायरेक्टली प्लान विद प्रिंसिपल ऑफेंडर, फुल स्टॉप, इनफ इफ ही पार्टिसिपेट्स इन कॉन्स्पिरेसी चेन। ठीक है, इसमें एक इलस्ट्रेशन लिख लो, इसमें लिखो A and B plans poisoning and B involves C without naming A, and C procures the poison.
क्या लिखा लास्ट? ए एडमिनिस्टर्स पॉइजन, है ना? ए एडमिनिस्टर्स पॉइजन, सी ऑल्सो लाइबल। ऐसे है पूरा, ए एंड बी प्लान्स पॉइजनिंग, बी इन्वॉल्व सी विदाउट नेमिंग ए, सी प्रोक्योर्स द पॉइजन, ए एडमिनिस्टर्स द पॉइजन। इसमें लिख लो सी ऑल्सो लाइबल बिकॉज ही वाज द पार्ट ऑफ द चेन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, because he was the part of the chain of conspiracy. अब कुछ दो तीन जनरल डॉक्ट्रिन्स हैं, कुछ जनरल लाइंस हैं, ठीक है, अबेटमेंट की। ऐसे लिख लो, जनरल डॉक्ट्रिनल प्रिंसिपल्स ऑफ अबेटमेंट, तो उनको लिखो। ऐसे लिखो, नंबर 1 पॉइंट, अबेटमेंट फोकसेस ऑन इंटेंशन ऑफ द अबेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे लिखो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट, कॉमा प्रिंसिपल कन्विक्शन, it is not dependent on the result, comma principal conviction, and the capability of the person abated. ठीक है, एक दूसरा पॉइंट और लिखो, the liability of the abater is independent and separate from the principal offender. एक थर्ड पॉइंट और लिखो, abatement relates to offense and not just the offender. फुल स्टॉप डाल के लिखो, even indirect participation may attract liability. ठीक है, अब एक मेन हेडिंग डाल लो, अबेटमेंट एज अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, नेक्स्ट पेज में डालना है, ये एक मेन हेडिंग है। देखो, यहां पर बात ये आती है कि इट्स अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इट इज दिस अबेटमेंट एज एन ऑफेंस इज अ वेरी सेपरेट काइंड ऑफ ऑफेंस। ठीक है, सेपरेट काइंड ऑफ ऑफेंस मीन्स इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफेंस।
ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफेंस मींस कि जो मेन ऑफेंस है उससे ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। मतलब मेन ऑफेंस के होने ना होने, क्या मेन ऑफेंस हुआ नहीं हुआ, जो इंस्टिगेट किया गया था, जो कंस्पायर किया गया था, जो एड किया गया था, वो हुआ या नहीं हुआ, डजंट मैटर। हियर द थिंग दैट ओनली मैटर्स इज बेसिकली कि क्या चीज जो है वो अबेट की गई। अबेटमेंट इज इन इटसेल्फ अ सेपरेट कैटेगरी। बात आ रही है समझ में? गेटिंग द पॉइंट ना? अबेटमेंट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे क्रिमिनल एक एक्ट के एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखो इस बात को। द कोर प्रिंसिपल इज दैट अबेटमेंट इटसेल्फ इज अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। द कोर प्रिंसिपल इज दैट अबेटमेंट इटसेल्फ इज अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। ठीक है, अबेटमेंट जो है वो खुद में ही एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है। ठीक है, ऐसे लिखो इस बात को, राइट। This means that it is punishable separately. This means that it is punishable separately. Full stop. It does not merely depend on punishment of the main offense. It does not merely depends on the punishment of the main offense. ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखो। It has independent criminal existence. It has independent criminal existence. और देखो इसमें क्या होता है कि इवन अबेटमेंट भी पूरा बेशक नहीं हो पाया, बट इवन अटेम्प्ट टू अबेटमेंट इज ऑल्सो पनिशेबल। ठीक है, ऐसे लिख लो इस बात को भी। इवन अटेम्प्ट टू कमिट अबेटमेंट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। ठीक है, तो देखो स्टेजेस है, एक हेडिंग डालो, स्टेजेस ऑफ लाइबिलिटी इन अबेटमेंट। देखो ऐसे अलग अलग अभी लिखना मत, अलग अलग लाइबिलिटी होती है। एक में तो मान लो केवल अबेटमेंट हुआ, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं हुआ, ओनली अबेटमेंट हैपेंड। ठीक है, दूसरे में मान लो अबेटमेंट के साथ साथ अटेम्प्ट भी हुआ। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल्सो हैपेंड अलोंग विद द अबेटमेंट। और तीसरा मान के चलो कि जो अटेम्प्ट हुआ तो अटेम्प्ट के साथ साथ कंप्लीट ऑफेंस भी हुआ। ठीक है, ये तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, और ऐसा अलग से नहीं कहीं मेंशन है कि अबेटमेंट अगर करोगे तो इसके लिए इतनी सजा होगी। अबेटमेंट फिर जिस चीज का कर रहे हो उसके हिसाब से लाइबिलिटी इंपोज की जाएगी। अबेटमेंट फॉर एग्जांपल मर्डर का कर रहे हो
अबेटमेंट फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोई एक्सटॉर्शन का कर रहे हो, डेकॉइटी का कर रहे हो, जिस चीज का अबेटमेंट कर रहे हो लायबिलिटी उसके हिसाब से होगी, बट इस सीक्वेंस में लायबिलिटी के स्टेजेस इंक्रीज होंगे, इस सीक्वेंस में लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर केवल अबेटमेंट हुआ तो फिर फर्स्ट एक्सटेंट की लायबिलिटी अबेटमेंट के साथ अटेम्प्ट भी किया गया उस काम को करने का, तो सेकेंड एक्सटेंट की लायबिलिटी अबेटमेंट के साथ ऑफेंस भी पूरा हुआ। तो यहां तक क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द अबेटर एंड द प्रिंसिपल ऑफेंडर। ठीक है, तो ऐसे लिखो स्टेज 1 जिसमें लिखो अबेटमेंट ओनली, इसमें लिखो इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड अबेटमेंट हुआ, उसके बाद में अबेटमेंट करने के बाद ऑफेंस की बात हो रही है। आप एक्स ने वाई का अबेटमेंट किया, अब वाई वहीं रुक गया अगर, तो केवल ये तो जो है अबेटमेंट था। अबेटमेंट एक्स ने वाई का किया, वाई ने अटेम्प्ट किया सी को मारने का, बस, लेकिन सी मरा नहीं, तो ये अटेम्प्ट भी था। तो फिर इसमें जो वाई है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का होगा, और जो एक्स है उसने मर्डर के लिए अबेटमेंट किया, उसको मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाए। एक्स ने वाई का अबेटमेंट किया टू किल सी, एक्स ने वाई का अबेटमेंट किया, वाई ने मर्डर कर दिया, वाई विल बी द प्रिंसिपल ऑफेंडर हेल्ड फॉर द मर्डर एंड एक्स विल बी हेल्ड फॉर मर्डर टू बिकॉज एक्स इंस्टिगेटेड। ठीक है, आई बात समझ? ओके, तो स्टेज 1 अबेटमेंट ओनली में लिखो इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड abatement still punishable in many cases. Abatement is still punishable in many cases. ठीक है, स्टेज 2 लिखो अबेटमेंट प्लस अटेम्प्ट, अबेटमेंट प्लस अटेम्प्ट। ठीक है, राइट, इफ प्रिंसिपल attempts offense arrow abetter is liable accordingly. थर्ड स्टेज लिखो स्टेज 3 अबेटमेंट प्लस कंप्लीटेड ऑफेंस। ठीक है, इसमें राइट, if an offense is completed abetter may get the same punishment.
ठीक है, क्लियर ये बात? ठीक है, अब देखो एक अलग चीज पढ़ने जा रहे हैं। नाउ दिस इज सेक्शन 47 एंड सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस। ठीक है, देखो सेक्शन 48 तो आईपीसी में कहीं था नहीं, ठीक है, एंड सेक्शन 47 इज बेसिकली 108A ऑफ आईपीसी। ठीक है, यहां बात ये हो रही है कि बेसिकली ऑफेंसेस या अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। मान लो इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री में बैठ करके कोई भी इंसान किसी बाहर के इंसान का अबेटमेंट करता है, तो उस केस में सेम अबेटमेंट की पनिशमेंट जो है, जिस भी ऑफेंस के लिए इस इंसान ने अबेटमेंट किया, देश की टेरिटरी के अंदर से किसी बाहर के इंसान का अगर अबेटमेंट किया गया तो इस इंसान को भी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर मान के चलो ये अभी ऐड किया गया है बीएनएस में, was not present in आईपीसी, इसमें ये है कि अगर किसी आउटसाइड टेरिटरी में बैठ के कोई इंसान इंडिया के लिए या इंडिया के किसी इंसान के लिए अबेटमेंट करता है तो उसको भी पनिश किया जाए। बात आ रही है समझ में? हेडिंग डालो इसमें, अबेटमेंट विद क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स, अबेटमेंट विद क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स। सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस। इसमें लिखो, पहली हेडिंग डालो सेक्शन 47 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 47 ऑफ बीएनएस। ठीक है, लिखो इसमें, अबेटमेंट एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इन इंडिया, अबेटमेंट एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इन इंडिया abets the commission of an act abets the commission of an act। अच्छा, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि मान लो इंडिया के अंदर बैठे ए इंसान ने बाहर बैठे बी इंसान का अबेटमेंट किया फॉर कमिटिंग एन एक्ट। द कंडीशन हियर इज दैट किसी भी एक्ट को अबेट करने के लिए सजा नहीं होगी, ये एक्ट देखा जाएगा कि क्या ये एक्ट इंडिया के अंदर पनिशेबल है या नहीं है। बात आ रही है समझ में? इस केस में ये एक्ट अगर इंडिया के अंदर पनिशेबल है तभी केवल उसके ऊपर लायबिलिटी को इंपोज किया जाए। बात आई समझ? राइट डाउन, and that act would be an offense if committed in India, and that act would be an offense if committed in India। सही बात समझ? तो तभी उसी एक्ट को जो है वो केवल पनिश किया जाएगा।
अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ऐसे लिख लो, द की आइडिया इज दैट the place of abatement must be India under this section. The place of abatement must be India under this section, and the place of offense can be outside India. Place of offense can be outside India. ऑफेंस वो इंडिया में ही हो रहा है, सॉरी, अबेटमेंट इंडिया में ही हो रहा है एंड वो ऑफेंस बाहर हो रहा है। ऐसे लिख लो, लॉ ट्रीट सच अबेटमेंट सेम एज डोमेस्टिक अबेटमेंट। लॉ ट्रीट्स, क्या लाइट आ गई क्या? चल क्यों नहीं रही है? फिर लाइट क्यों नहीं आ रखी है यहाँ? सूरज देखेगा इसको, बुलाओ। टेक्निकल वही है, सब देख लेगा। हाँ जी, अदर कंट्री नॉट लाइबल टू पनिश हिम, मतलब हुम। अदर कंट्री, अच्छा, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन सिटिंग इन इंडिया हैज अबेटेड वाई आउटसाइड इंडिया, वाई को तो पनिश करेंगे बट अदर कंट्री जो है वो एक्स को नहीं पनिश कर पाएंगे, ये पूछ रहे हो आप? विल दे नॉट बी? तो द कंट्रीज यूजुअली डू नॉट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल jurisdiction. There are very few bodies in the world that has extra territorial jurisdiction. ठीक है, तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारे पास में, इवन हमारे सिटीजन्स को भी बाहर बैठ करके पनिश करने का अधिकार नहीं है। वी कैन सेंटेंस हिम, बट बेसिकली टू पनिश हिम we will have to first talk to the relevant government of that country where the person is. They will then we will have to bring back that person to our country, then only we will be able to punish that person. Same is with other country also. ठीक है, but we have witnessed since a long time that various anti-India elements are happening outside India. People sitting outside India are abetting the citizens of India to commit crimes. In that case, Section 48 comes. ठीक है, so that basically talks about like imposing liability on the person outside India who abet person inside India. In that case, we can just impose the liability. We cannot ask that government to send him to their jail. No, we cannot do that. We will then have a consultation with that government. If they agrees to this by the fact, so they will then send the person back to in India, and then only we will punish them accordingly, according to the liability that has been imposed on them. Right? Clear? Okay. So right. Law treats such abatement same as domestic abatement. Next point लिखो, the purpose is to prevent India from becoming a planning hub. The purpose is to prevent India from becoming a planning hub for foreign crimes.
and safe space for cross border criminal instigation. And a safe space for आवाज आ रही है? And a safe space for criminal instigation. ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं, बीएनएस में ये नहीं चाहते थे आईपीसी में कि इंडिया में बैठ करके बाहर के देशों के लोगों के या देश के अगेंस्ट जो है वो कुछ एक्टिविटीज हो. वी नेवर वांटेड दैट टू हैपन, राइट? So that's why this section is included. ठीक है. Now put a heading section 48 of BNS. ब्रैकेट में लिख लो न्यू प्रोविजन एंड अ मेजर चेंज फ्रॉम आईपीसी. ठीक है, तो इसमें लिखो इफ अ पर्सन आउटसाइड इंडिया abets commission of offense inside India. Comma, it will be punishable under this section of IPC. ठीक है, ऐसे लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पस इज टू टैकल इंटरनेशनल टेररिज्म. द पर्पस इज टू टैकल इंटरनेशनल टेररिज्म, कॉमा साइबर क्राइम्स, cyber crimes, comma cross border organized crimes, cross border organized crimes, and foreign based conspiracy networks. आजकल देखो कैसे जो डार्क वेब क्राइम आ रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है, ठीक है, इवन इंटरनेशनल फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन सभी को टैकल करने के लिए कि बाहर से बैठ करके इंसान, तो इसने इंडिया के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया है. ठीक है, हमारी टेरिटरी से बाहर भी अब ज्यूरिसडिक्शन है. बीएनएस कैन impose liability on a person who is not residing inside the territory of the country right now, right? So लिखो इस बात को. BNS adopts expanded territorial jurisdiction. BNS adopts expanded territorial jurisdiction and focuses on the impact on India and focuses on the impact on India, comma role of Indian territory and protection of Indian legal order. ऐसे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, this section is very much relevant for dark web crimes
डार्क वेब, जो आजकल डार्क वेब क्राइम्स हो रहे हैं, डार्क वेब इज कंप्लीटली अ पैरेलल नेटवर्क दैट इज गोइंग ऑन, जो कि जो हम देखते हैं इंटरनेट नेटवर्क जो है उससे एकदम अलग है. आई एम नॉट दैट टेक्निकल पर्सन, आई डोंट नो मच अबाउट दिस डार्क वेब सिस्टम, बट हाँ ये कुछ ऐसा है कि इसमें जो भी इलीगल एक्टिविटीज, इलिसिट क्राइम्स जो भी हो रहे हैं वो सब डार्क वेब पे हो रहे हैं. ठीक है, सो ऐसे लिख लो कि दिस सेक्शन इज वेरी मच रिलेवेंट टू टैकल डार्क वेब क्राइम्स, टेरर फंडिंग्स, international frauds, crypto based crime networks, crypto based crime networks, and even cross border radicalization. देख लो, and even cross border radicalization. ठीक है, क्लियर है ये बात. अब एक नेक्स्ट टॉपिक के लिए हेडिंग डाल दो, रूल्स एज टू पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्राइम्स ऑफ अबेटमेंट. Rules as to punishment for different kinds of abatement, and write in brackets section 49 to 60 of BNS.